नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे विवाद। मैं चंदन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल जो है फूंक चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की लहर तेज हो चुकी है और इसी तेजी के बीच में सबसे पहले आज हम अपने बिहार की जनता की रिएक्शन को देखना चाहेंगे। देखिए, लालू यादव आगा सब कोई वोट देंगे लालू यादव के जी। मोदी के और नीतीश के हम लोग को नहीं देंगे। सरकार हो के आप नहीं देख रहे पब्लिक का। आज लालू यादव रहता तो आई बिहार के रीति नहीं रहता। आम पब्लिक खियाता कि हम लोग हैं, नहीं तो भोर के रहते जाके रिक्शे पर। हम तो मोदी के साथ रहते, सब दिन से फूले छाप को वोट देते हैं। तीस हट जाता है उसमें तो तीस के नहीं देते, तब फूल ही के देते हैं हर जगह। वो ज़्यादा काम करता है, कभी अन्याय ना होता है, ज़्यादा कम अन्याय होता है। जंक्शन में पहले मारपीट ज़्यादा होता था, छीन छान ज़्यादा होता, छीन छान होता है नहीं होता। लहर तो अभी सब सर किसके बताया जाए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो सभी की स्थिति है वही है। अब जिसको अब अच्छा लगेगा पब्लिक को उसको दिया जाएगा। तो आपको कौन पसंद है? हमको अभी कोई पसंद नहीं है, अभी हमको सब बेकार ही लग रहा है। जब हमको अच्छा लगेगा तो हम उसको समझा जाएगा। आशीर्वाद तो है कि फिर मोदी जी जीतेंगे। अच्छा। हाँ, है कि उनका नाम हो रहा है तो वही अभी रिकॉर्ड में आएंगे। और नीतीश के तो कम उम्मीद बुझा रहे हैं, इसलिए तो ये तो कुछ दिए नहीं तो मोदी जी और नीतीश जी तो साथ हैं। अच्छा। हाँ। तो देखिए, आप जो है वो जनता के ऊपर है। जनता के खुश करेंगे तभी वो खुश रहेंगे, और जनता खुश नहीं रहेगा तो वो भी खुश नहीं रहेंगे। सरकार तो बने मस्त, जनता के कहाँ देख रहे हैं। न घर है न द्वार है। 48 बरस हो गया तो कोई सरकार 1 रुपया नहीं मिला, कमाते खाते बुरा हो गया। प्रधानमंत्री के लायक मोदी जी हैं, मगर बिहार में मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए लालू यादव जी ही हैं। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? ना, इसलिए कि देखिए लालू जी के राज में हम लोगों को सुविधा यही इतना हुआ, वो हर अपने नेता अपने भाग नसीब से कमाते हैं खाते हैं। लालू जी के समय में हम लोगों को यही सुविधा हुआ कि फूट फाट पर हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। नीतीश बाबू जो भी किए हम लोगों को लालू जी का बनाया हुआ रैन बसेरा नोच नाच करके ख़त्म कर दिए। आज पेड़ पौधा तो हम सुनते हैं, पानी में भीज कर बाल बच्चा को किसी भी तरह से पोस पाल करते हैं। लालू जी गरीबों का नेता है, हम लोगों के लिए वही अच्छे हैं। ऐसे जो जिसको अपना अच्छा लगे, मगर हम लोगों के लिए लालू जी ही अच्छे हैं। तो हर लोग सोचा कि बहुत खुशी की बात है। नीतीश बाबू ऐसा दारू बंद किए कि हर जगह में खुलेआम दारू बिक रहा है, समझे। और वो नाम के लिए कहते हैं कि दारू बंद हो गया, और जो पीते हुए पकड़ाता है तो 10,000 रुपया फाइन चाहिए। तो ये दारू बंद करवा है कि पैसा कमाने के लिए अभियान कर रहे हैं। बोले आप तो पढ़े लिखे हुए मीडिया वाले हैं, ये चीज़ आप खुद सोचिए कि नीतीश बाबू ये चीज़ अच्छा किए न गलत किए। अरे बंद के मतलब कि कहीं भी दारू नहीं मिले। दारू हर जगह मिलता है, पीने वाला रहता है तो क्या 10,000 15,000 20,000 फाइन दीजिए, 6 महीना जेल में कटिए। तो ये नीतीश बाबू ये गरीब के लायक नहीं है। इससे अच्छा मेरा बुढ़वा था लालू यादव, किसी भी गरीब मजदूर को सूतने के लिए रहने के लिए साधन देते थे, रैन बसेरा बनाते थे। इसी जगह लोधीपुर में देखिए कितने रैन बसेरा में रिक्शा चालक सोता था। आज सारा मजदूरा रिक्शा चलाने वाला घर चल गया। बिहार विधानसभा सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये बताती है कि देश की जनता जो है कितनी जागरूक है, कितनी ज़्यादा जो है सरकार के कामों के प्रति जागरूक है। आज अगर हम देखें तो बिहार में कई तरह के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, कांग्रेस हो गई, जाप हो गया और बीजेपी हो गई, बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन समस्या वही है, समस्या बहुत सारी हैं और इसी चीज़ों के ऊपर आज हम सबका हिसाब लेंगे। सभी विधायक का हिसाब लेंगे, सभी मंत्री का हिसाब लेंगे कि आखिर बिहार के लिए उन लोगों ने क्या ही किया है, क्या क्या किया है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है बिहार की कुछ समस्या को रखना चाहता हूँ। बिहार की आज तो जो गति है, जो दुर्गति है, उसकी समस्या को रखना चाहूँगा और इसी मुद्दों के ऊपर आज ये साबित होगा, ये देखा जाएगा कि आखिर बिहार की जो समस्या है उसको किसने कितना अच्छा किया, किसी ने कितना अच्छी तरीके से इसमें सुधार लाया।
तो सबसे पहली समस्या जो बिहार की है वो है बाढ़ और जल जमाव। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था, यूनिवर्सिटी की बदहाली, सरकारी स्कूलों की बदहाली। तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है गांवों की स्थिति और गांवों की किसानों की स्थिति, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चौथी सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्री और पांचवी सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव और जल जमाव के साथ बिजली, पानी और सड़क। पांचवी सबसे बड़ी समस्या ये है। छठवीं सबसे बड़ी समस्या जो बिहार की है वो है स्वास्थ्य और सातवीं सबसे बड़ी समस्या है नशा मुक्त बिहार को जो है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त बिहार को जो है कैसे सक्सेसफुल किया जाए, आखिर उसकी स्थिति क्या है, बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है। और अंतिम जो है सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ है बिहार के लोगों के साथ वो है क्राइम, जो बिहार में बढ़ते गतिविधि और अपराध के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज जो है बिहार सरकार का, बिहार की मौजूदा सरकार, बिहार की पूर्व सरकार और बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, इन सभी का हिसाब इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है लिया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बाढ़ के ऊपर। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, ये आप सभी को पता होगा। गोपालगंज, मधुबनी, पूर्णिया और आपका पटना, ये सारे जो ज़िले हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आखिर बिहार में बाढ़ का मेन कारण क्या है? देखिए, बिहार में एक सही तरीके से देखा जाए तो ना ही सही तरीके से आपके पुल हैं और ना ही सही तरीके से कोई डैम बना हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जो बिहार के साथ है ये हमेशा से आती है और कई सरकार जो है आई गई और इन लोगों ने बिहार को बाढ़ से अब तक नहीं बचाया। आप अगर देखेंगे तो पिछले साल याद होगा आपको कि पटना में जल जमा हुआ था, बारिश हुई और कुछ गंगा के पानी की वजह से भी जल जमाव बिहार और पटना में हुआ। और उस समय इतनी भयावह तस्वीर थी पिछले साल कि पूरी पटना जो है, आधी पटना डूब चुकी थी। जो निचले इलाके थे वहाँ पे हजारों करोड़ों की नुकसान हो चुकी थी। और हर साल जो है बिहार के कई जिला जो है हजारों करोड़ों के नुकसान से गुजरती है, कई लोग पलायन करते हैं। लेकिन बिहार सरकार क्या करती है? राहत सामग्री पहुंचाने जाती है, सिर्फ और सिर्फ राहत सामग्री। वो ये नहीं देखती है कि आखिर बिहार की जनता को इस बाढ़ से निजात कैसे दिलाया जाएगा। आखिरकार जनता कब तक इस बाढ़ से जो है प्रभावित रहेगी, कब तक आखिर जनता इस बाढ़ से ग्रसित रहेगी। सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर हम देखें, इस वीडियो को पहले देखिए आप। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण कमला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कमला का जलस्तर वार्निंग लेवल के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कमला के रौद्र रूप को देखते हुए प्रमंडल के अधिकारियों ने कमला के सभी 7 फाटक खोल दिए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कितनी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं। कमला नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कमला बलान है उसके फाटक को खोल दिया गया है। मधुबनी की ये तस्वीरें हैं। ये नदी हर साल सैकड़ों गांवों को तबाह करती है, उजाड़ती है, लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर देती है और तकरीबन बिहार के कई जिलों के यही हालात हैं। बागमती नदी हो, कोसी नदी हो, कमला बलान हो, गंडक हो या फिर दूसरी नदियों की हम बात कर ले, सभी के सभी अभी उफान पर है। देखिए, बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, देखिए इस साल भी बाढ़ आने की जो है आज हमें पता चल गया कि बिहार में जो है 2020 में भी अभी बाढ़ आने वाला है। कई नदियों के जलस्तर जो है बढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार की इसमें क्या जो है प्रगति है, क्या कर रही है, इस पर कोई भी जो है सरकार को कोई ध्यान नहीं है। अगर हम बात को देखें एक तरीके से कि आखिर सरकार और सरकार के साथ जो जनता है, जनता की जो समस्या है, उस समस्या पे आरजेडी ने क्या किया? पूर्व में कई तरह के जो है काम को किए गए, लेकिन कोसी के बाढ़ से आज तक बिहार को जो है बिहार की सरकार नहीं बचा पाई है। इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी गलती है कि हर साल बिहार के कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग जो है डेथ कर जाते हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है बाढ़ से आज तक हमें निजात नहीं दिला पाई है। आखिर इसके पीछे क्या जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है? सबसे पहले जब पटना की अगर हम बात करें, उस समय पिछले साल जो है जब पटना में बाढ़ आया था तो उस समय क्या हुआ था आपको भी याद होगा कि उप मुख्यमंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे
और मुख्यमंत्री तो गायब थे उस समय, सिर्फ और सिर्फ भाषण दे रहे थे कि ये नेचुरल कैलेमिटी। अरे नेचुरल कैलेमिटी होने के साथ साथ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, अगर आप सही तरीके से लोगों की रक्षा नहीं करोगे तो किस बात के सीएम हो आप? आखिर जनता परेशान है तभी तो आपको याद कर रही है। और आपकी तरफ से क्या मिलता है कि ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो फिर इसमें सरकार क्या कर सकती है? नेता दिल्ली में बैठे रहते हैं, नेता घर से बाहर नहीं निकलेंगे। चुनाव का माहौल है, सभी घर से बाहर निकलेंगे, सभी घर में जाएंगे। कोरोना फैला हुआ है, 5-6 लाख का केस अभी तक ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन इनको अभी डर नहीं है क्योंकि चुनाव आ चुका है। तो डर कैसे होगा? तो बिहार के जनता को, बिहार को बाढ़ से कौन निजात दिलाएगा? किसने कितना काम किया, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जल जमाव जो है बिहार के लिए हमेशा से संकट बना रहता है। ये तस्वीर जो है झंझारपुर ज़िले की है, जहाँ पे सड़क में जो है पूरी तरीके से पानी भरी हुई है। आखिर ये जल जमाव पे मौजूदा जो विधायक हैं वहाँ के, आखिर वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? जब जल जमाव हो गया, लोगों को समस्या है, और ये सिर्फ झंझारपुर की समस्या नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे कई इलाके आपको मिलेंगे जहाँ पे जल जमाव होता है। थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई तो आपको जो है जल जमाव समस्या देखने को मिल जाएगी। आखिर इसके पीछे विधायक जो होते हैं, जो बैठते हैं, वो क्या करते हैं? जब सरकार बना लेते हैं, जब जीत जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि बिहार और उनकी जो राज्य है, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी लोग रहते हैं, उन्होंने ही उन्हें वोट किया है। तो उस चीज़ की समस्या को उनको देखना पड़ेगा कि जल जमाव पे सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर हम बात करें जो अपने दूसरे मुद्दे के ऊपर, सड़क, बिजली और पानी, सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था तो आप देख रहे हैं। मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने लालू प्रसाद यादव के बाद उनके समय में हमारे बिहार में कई तरह की सड़क भी नहीं थी, बिजली भी जो है कम हुआ करते थे। आज जो है इतना तो हो चुका है कि बिजली जो है लगभग गांव में पहुंच चुकी है और सड़क भी जो है लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें, देखें कि कितने जगहों पे सड़क पहुंचा है, तो ऐसे भी कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क ही नहीं है। वहाँ पे आप अभी चले जाएं, बरसात का मौसम है, अगर आप चले जाएं तो देखेंगे कि वहाँ पे कीचड़ फैली हुई हैं। हर एक इलाका में आपको, विधानसभा क्षेत्र में हर एक जगह आपको मिल जाएगा जहाँ पे सड़क ही नहीं है। जो एक मेन गांव है जहाँ पे 1000-2000 लोगों की आबादी है, 500 लोगों की आबादी है, वो किसी बड़े शहर से जुड़ती है, तो वहाँ सड़क ही नहीं है। अगर कहीं सड़क बना भी हुआ है तो सबसे बड़ी समस्या है कि वो टूटी हुई है, वहाँ पर गड्ढे हैं, वहाँ पर कई तरह की समस्याएँ जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। आखिर ये कब तक लोग झेलेंगे? आखिर हमारे यहाँ वैसी सड़कें क्यों नहीं हैं? आरजेडी जब थी उस समय भी काम नहीं हुआ, जेडीयू आई उस समय भी कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आखिर कब जो है सरकार बिहार के लोगों को ये सारी जो है व्यवस्था मुहैया कराएगी? दूसरी जो चीज़ें हैं, बिजली के लिए तो हम तारीफ़ करना चाहेंगे बिहार सरकार का कि उन्होंने बिजली जो है हर जगह पहुंचाने का नीतीश कुमार ने काम किया, लेकिन जो गांव रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि उस गांव के भी लोग जो है बिजली से जो है रहित हो सके। और पानी की समस्या जो है बिहार में अभी है नहीं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था दिख रही है, जिस तरीके की समस्या दिख रही है, एक दिन आएगा जब दिल्ली की तरह बिहार के लोगों को भी जो है पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो समस्या है वो धीरे धीरे आने वाली है। सरकार इसके ऊपर कोई भी जो है उपाय, कोई भी तरीके से जो है व्यवस्था और अपनी जो है रणनीति तैयार करके नहीं बैठी। अब हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा के ऊपर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। इस वीडियो को देखिए और आप अंदाजा लगाइए। ये बिहार की राजधानी पटना से करीब 400 किलोमीटर दूर कटिहार जिले की तस्वीर है, जिसके एक सरकारी स्कूल में इन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बीमारी के गलत इलाज की तस्वीरें हैं, जिसमें रोग कुछ है और इलाज कोई दूसरा हो रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की वजह ये तस्वीर है, जिसमें बच्चों की नारेबाजी के बीच टीचर एक जगह खड़े होकर सेल्फी लेने लगते हैं। सेल्फी खींच रहे ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो रोज इसी तरह सेल्फी खींचकर अपने स्कूल का नाम, शिक्षकों की कुल संख्या और अनुपस्थित टीचरों का नाम लिखकर इसे कटिहार के शिक्षा विभाग को भेजते हैं। ये फैसला 1 अक्टूबर से जिले के
सभी सरकारी स्कूलों में लागू है। एक स्कूल का इस बच्चे की काबिलियत आपने देखी, अब इसके स्कूल की हालत देखिए। इस स्कूल में बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो फिर पंखे क्यों होंगे? क्लास में रोशनी के बल्ब क्यों होंगे? बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है तो बस टूटी फूटी दीवारें और बस गंदगी। लगता है जैसे नीतीश के कथित सुशासन ने यहाँ कभी दाखिला लिया ही नहीं। और हालत ऐसी हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो नीतीश को नहीं पहचानते, मोदी को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कौन है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी कौन है नहीं मालूम? आज तक देखी हो नरेंद्र मोदी की फोटो? हाँ, मैं फोटो देखी हो। आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? पता नहीं है। मुख्यमंत्री कौन है? पता नहीं। हद हो गया नीतीश जी। आखिर क्या सेल्फी लेकर बिहार की शिक्षा को बदल सकते हैं? क्या सेल्फी लेके भेजने से बिहार की शिक्षा में बदलाव होगा? सोचने वाली बात यह है कि ना बिजली है, ना पंखा है, ना ही बेंच है और ना ही जो है स्टूडेंट के लिए शिक्षक है, तो आखिर बिहार कैसे बढ़ेगा? शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कई दिनों से जो है, कई सालों से मीडिया इस चीज़ को उठाते आई है कि आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है। बिहार में सरकारी स्कूल तो हैं, सरकारी स्कूल तो हर गांव में, हर ज़िले में जो है कई सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन उसके पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते हैं वो क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में बनी हुई है। और बिहार को जो उनका जो मकसद था कि बिहार को एक सुदृढ़ राज्य बनाना, एक शिक्षित राज्य बनाना, आखिर कैसे बिहार की राज्य जो है, बिहार राज्य शिक्षित बनेगा? बिहार के युवा को आप कैसे, किस मोड़ पे ले जा रहे हो, किस रास्ते पे आप ले जा रहे हो, ये देखने वाली बात है। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात कर ले बिहार की, मगध यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, या फिर पटना यूनिवर्सिटी हो, ये कई ऐसे, मिथिला यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ये दर्शाती हैं कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इन सारी यूनिवर्सिटी का हाल यही है, कहीं पे लेट सेशन चलता है, कहीं पे कुछ चलता है। आखिर आपको चुनाव लड़ने के लिए युवा चाहिए और चुनाव लड़ने के साथ साथ आप युवा को भूल जाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में तो आपको सोचते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यही खड़ी हो जाती है कि आखिर आप ज़िंदगी के बारे में उनकी क्यों नहीं सोचते हैं। बिहार के युवा हैं, बिहार के युवा आखिर दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ी आज की हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहाँ बच्चे जाकर, हमारे जैसे यूथ जाकर वहाँ पढ़ाई कर सकें। तो इसके पीछे सरकार ने क्या किया? अगर हम आरजेडी के समय में भी देखें या फिर उसके पहले की सरकारों में भी देखें तो एक ऐसे भी मुख्यमंत्री आए थे हमारे बिहार में जो बिहार से इंग्लिश 10th से इंग्लिश को ही हटाना चाहते थे। नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनकी जो है रणनीति यही थी और धीरे धीरे करके लालू प्रसाद यादव के समय में भी स्कूलें बनी, विश्वविद्यालय कई सारी खुली, लेकिन स्थिति वही बरकरार रही। और आज के डेट में बिहार को मॉडर्न एजुकेशन जो है, डिजिटल एजुकेशन देने के लिए बिहार सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन एक स्कूल है, बहुत सारे स्कूलों को मैंने भी देखा है जहाँ पे कंप्यूटर तो हैं लेकिन लाइट नहीं है, कंप्यूटर है तो कीबोर्ड गायब है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर टीचर नहीं है। आखिर स्टूडेंट को आप किस रास्ते पे ले जा रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में बनी हुई है। और इस पे भी हिसाब होगा, इस पे भी हिसाब होगा इस विधानसभा चुनाव में कि आखिर किसने कितना काम किया एजुकेशन के ऊपर। अपने अगले मुद्दे के ऊपर हम बढ़ते हैं। बात है बिहार इंडस्ट्री की, जो सबसे सीरियस मुद्दा है। बिहार में तो रोज़गार है ही नहीं। कोविड-19 के सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बिहार की जनता जो है दूसरे राज्यों से बिहार पलायन कर रही है, बिहार से दूसरे राज्यों में पहले पलायन करके काम करने के लिए गई। इससे यह अंदाज़ा तो लग गया कि बिहार में बिल्कुल ही रोज़गार नहीं है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पूरी बिहार चाहती है कि बिहार में जो है इंडस्ट्री लगे। पूर्व में जितने भी सरकारें बनी, जब से डिवीज़न हुआ, झारखंड अलग हुआ, आखिर बिहार के अंदर कोई भी रोज़गार, कोई भी इंडस्ट्री, कल कारखाने क्यों नहीं लगाए गए? जब हम आरजेडी की सरकार थी तो उस समय भी जो है बिहार में कल कारखाने जो भी थी वो बंद हो गई। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उम्मीद लगाए थे, सरकारों से हम लोगों ने उम्मीद लगाया, बिहार की जनता ने उम्मीद लगाया कि आखिर सरकार जो है ज़रूर इस पे काम करेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी तरीके की कोई भी इंडस्ट्री को नहीं लगाया। आखिर क्यों?
बिहार की जनता को इतनी जिल्लत भरी हुई ज़िंदगी जो है दूसरे राज्यों में बितानी पड़ती है, अपने राज्य की जीडीपी इतनी कम है, अपने राज्य के लोगों की ग्रोथ कम है, पर कैपिटल इनकम कम है, आखिर कब तक बिहार के लोग जो है ऊपर बढ़ेंगे। बिहार की इतनी सारी आबादी जो है बीपीएल फैमिली में आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बताते हैं कि आखिर सरकार जो है कब जाकर सुधरेगी, कब जाकर काम को करेगी। सरकार का हिसाब अगर हम देखें तो इस चीज़ से ये जाहिर हो जाता है कि इंडस्ट्री जो है बिहार में होने से कितना लोगों को फ़ायदा है। अगर बिहार में इंडस्ट्री होगा, अगर हम इस चुनाव में इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार में इंडस्ट्री होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बिहार राज्य को भी इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि बिहार के लोगों को जो है रोज़गार के साथ साथ उनको जो है पैसा मिलेगा, उनकी जो है ग्रोथ इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, ग्रॉस डेवलपमेंट होगा। तो आखिर बिहार की जनता अपने सरकार से क्यों नहीं मांग करे? आखिर हमारा ये अधिकार है, बिहार की जनता का यह अधिकार है कि वो इंडस्ट्री की मांग करे। तो इस पे भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ किया हो तो ज़रूर हमें बताएं। अगर हम बात करें बिहार के किसानों की, बिहार के गाँवों की, तो समस्या अभी भी वही बरकरार है कि बिहार के लोगों को जो है बाढ़ का सामना करना पड़ता है, सुखाड़ का सामना करता है। इस दौर के बीच में आखिर सरकार जो है उनके लिए, किसानों के जो है फसल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि उनका फसल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अगर आप मधुबनी या फिर पूर्णिया या वाले इलाका में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से कई ऐसे फसल होते हैं, कई ऐसे इलाके होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या एक और आती है जो गर्मी के दिनों में देखी गई है कि लू आने की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से भी जो है बिहार की फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसानों के लिए एक ढंग का जो है प्रशिक्षण विद्यालय नहीं बनाया गया है कि जहाँ पर जाकर शिक्षक जो है, जहाँ पर जाकर किसान जो है शिक्षा ले सकें कि आखिर खेती कैसे करते हैं। फिर आखिर ऐसे सरकार से उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं कि ये समस्या को जो है सुलझा रहे हैं या बिहार की प्रगति और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि सबका हिसाब होगा। दूसरी चीज़ें हैं बिहार में क्राइम, अपराध। सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो है, माननीय नीतीश कुमार जी को का एक सपना है कि बिहार को जो है वो बोलते रहते हैं अपने हमेशा की स्पीच में, देखा गया है कि बिहार अपराध मुक्त हो गया है। बिहार अपराध मुक्त कैसे हुआ है यही नहीं समझ में आता है। आए दिन, हर एक दिन, अगर आप एक भी दिन ऐसा देखेंगे मिल जाए, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मर्डर ना हुआ बिहार में। हर एक दिन बिहार में मर्डर होता है। अभी हाल में कई मर्डर हो गए, इसी साल कई मर्डर हो गए। आखिर बिहार की मर्डर में भी ग्राफ इतनी बढ़ती जा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रेप की जो है समस्या बढ़ती जा रही है। आपके ग्राफ नीचे से ऊपर जा रही है, जबकि आपको ग्राफ नीचे लाना चाहिए। फिर भी आप कहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के लोग जो है सुरक्षित हैं। बिहार के लोग सुरक्षित नहीं हैं। मानते हैं कि उस समय पुराने लालू के समय में, उसके पहले वाले समय में एक समय था जो बिहार में डकैती बहुत ज़्यादा होती थी। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई, लेकिन बिहार में जो है इसके अलावा कई तरीके की क्राइम बढ़ गई है। तो इसके ऊपर बिहार सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। बिहार के लोग इसके लिए परेशान हैं। बिहार के लोगों को जो है बिहार के लोगों को जो है एक क्राइम मुक्त चाहिए। आखिर बिहार अपराध मुक्त कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज़ के ऊपर भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो शायद सिर्फ बात करने वाली है, बातें ही करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलती है। बिहार की अगर हम स्वास्थ्य सेवा की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बिहार में स्वास्थ्य की भी जो है हाथ बहुत ही तंगी है, बहुत ही बेकार है। क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल तो हैं, बेड्स नहीं हैं। हॉस्पिटल भी कोरोना के ही समय में आप देख लीजिए, आपको ये साफ पता चल जाएगा कि बिहार में स्वास्थ्य की जो है स्थिति क्या है। अपने यहाँ एक तो टेस्टिंग भी कम हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप किसी सरकारी जो है अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो शायद ही आपको कुछ ऐसे अस्पताल मिलेंगे जहां पे सारी व्यवस्था हो, लेकिन ऐसे कई आपको अस्पताल मिल जाएंगे बिहार में जो सरकारी तो हैं लेकिन लोग जाना नहीं चाहता है। क्यों? आखिर ये सवाल है कि आखिर क्यों जो है सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज नहीं कराना चाहते। जिस दिन बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति सही हो जाएगी, उस दिन जो है प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएंगे। क्योंकि सरकार को कहते हैं ना कि सरकार बोलती है कि स्वास्थ्य जो है फ्री है, स्वास्थ्य को जो है मुफ्त होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। आखिर स्वास्थ्य जो चीज़ मुफ्त है उसकी स्थिति तो आप सुधार सकते नहीं हैं।
बिहार में अगर आप एक भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ये दिख जाएगा कि वहाँ पे स्टाफ की कमी है, वहाँ पे आपको जो बिल्डिंग है उसकी कमी है, व्यवस्था की कमी है, वहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर नहीं मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कहीं अगर किसी को इमरजेंसी वाला ऑपरेशन कराना होता है तो सीधा PMCH में जाना पड़ता है। आखिरकार बिहार की जनता को आखिर बिहार सरकार कब स्वास्थ्य मुहैया कराएगी? कोरोना वायरस के इस भयंकर समय में भी जो है बिहार की सरकार के पास जो है पर्याप्त बेड नहीं है, बिहार की सरकार के पास जो है स्वास्थ्य सेवा इतनी ख़राब है। आखिर जनता आपको किस बेसिस पे चुनेगी, इस चीज़ का जो है अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। समय से पहले और आज 2020 के समय में जो है आज हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है हॉस्पिटल तक अच्छे नहीं हैं। इससे बुरी स्थिति आज बिहार की कुछ भी नहीं हो सकती है। अब हम अपने अंतिम मुद्दे के ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं, बिहार में नशा मुक्त बिहार। नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए थे तो नशा मुक्त बिहार का उन्होंने संकल्प लिया था। सुनिए उनको। हम लोगों का बुनियादी संकल्प है प्रोहिबिशन, शराबबंदी, और शराबबंदी से आगे बढ़ के लोगों को हम प्रेरित करें कि नशा मुक्त समाज हो जाए। लेकिन कानून तो शराबबंदी का जो हम लोगों ने बनाया है और बहुत इफेक्टिवली इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग तो इस मिजाज के होंगे कि आप कितना भी अभियान चलाइए, कैसा भी कानून बनाइए, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो इसको वायलेट करेंगे। लॉ को तो हमेशा वायलेट लोग करते हैं। अब मर्डर 302 दफा देख लीजिए, कब से है, लेकिन फिर भी मर्डर होता है। तो इस तरह से आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसके वायलेटर तो समाज में मिलेंगे। अब यह भी देखना पड़ता है कि जो इसको वायलेट कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, प्रतिदिन पकड़ा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी 4 दिन पहले हमने मीटिंग की है और उसमें कहा है कि इसके डिटेल में जाइए और आगे के कुछ 1-2 सप्ताह के बाद हम फिर उसकी विस्तृत समीक्षा करने वाले हैं। तो वह काम तो चलेगा। ऐसा कोई भी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कोई भी बिहार का गांव और शहर नहीं होगा जहां शराब नहीं मिल रहा होगा। आज की डेट में बिहार में शराब बंद होने के बाद में भी जो है बिहार में शराब माफिया के थ्रू शराब जो है धड़ल्ले से बिक रहे हैं। हर जगह आपको जो है जो 150 की बोतल आती थी वो 300 में आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप कहीं निकलते हैं आपको शराब चाहिए तो बिहार में शराब ज़रूर मिल जाएगी। नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार जो है नशा मुक्त हो चुका है। किस बेसिस पे नशा मुक्त हुआ है? बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आखिर बिहार की जनता को बेवकूफ़ कब तक बनाओगे आप? कहते हो कि आप जो है बिहार के लोग हर जगह कहीं कानून बना हुआ है तो लोग उसको तोड़ने वाले भी होते हैं, तो लोग उसको पकड़ने वाले भी तो होते हैं। पुलिस पकड़ने वाली ही तो होती है। पुलिस को ये देखना पड़ेगा, सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आपने ऐसा स्टेप लिया, आप जो है स्टेप लेते हो कि बिहार में नशा मुक्त करना है और बिहार में आप माफिया को जन्म दे देते हो। बिहार जो है शराब माफिया हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक गली में जो है आपको शराब मिल रहा है, बिक रहा है। मुझसे नहीं पूछिए बल्कि बिहार की जनता से बात करके देखिए, आपको एक भी ऐसे पर्सन नहीं मिलेंगे बिहार में जो ये बात बोल सके कि बिहार उनके राज्य, उनके शहर में जो है बिहार जो है उनके शहर में शराब नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये देखा गया है कि हर एक जगह आपको जो है ये चीज़ मिल रही है। बिहार को नशा मुक्त बनाना हर एक आदमी का संकल्प है, हर एक बिहारी चाहता है कि बिहार नशा मुक्त बने, लेकिन ये नशा मुक्ति नहीं है। इसे नशा मुक्ति नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिहार को बर्बाद करना, बिहार में क्राइम को जन्म देना, बिहार में भ्रष्टाचार को बढ़ाना। ये सबसे बड़ी समस्या जो है बिहार के साथ है, जो कि आते आते तो उन्होंने काफ़ी जो है चीज़ों को बताया, लेकिन आज जो है उस पर खड़े नहीं उतर पाए। ना ही बिहार नशा मुक्त हो पाया, ना ही बिहार अपराध मुक्त हो पाया। आखिर बिहार हुआ क्या? बिहार का जो चीज़ें हैं, बिहार की जो समस्या हैं, इतनी सारी समस्या को मैंने आपके सामने गिनाया। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति जो है कितनी भयंकर है, कितनी ख़राब है। आखिर कब तक जो है बिहार की जनता इन चीज़ों को झेलेगी? और सबसे बड़ी चीज़ और समस्या ये आती है कि हम हमेशा जो है उन लोगों की सरकार बना देते हैं, उन लोगों की सरकार बनाते हैं जो पहले से ही बेकार हैं, जिन्होंने मौजूद में ही कुछ नहीं किया। उन लोगों को आखिर हम क्यों बनाते हैं, क्यों जिताते हैं?
जब अगर वो लोग कुछ किए ही नहीं है, कहते हैं ना काम बोलता है, तो फिर काम बोलता है तो काम जो करता है उसको देना चाहिए वोट, सिंपल है। जो काम ही नहीं कर रहा है उसको किस जाति के भाव पे आप वोट दीजिएगा? जाति पे अगर वोट दीजिएगा तो बिहार जो है और जितना बर्बाद आज है उससे ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखें आप सभी दर्शकों से कि बिहार को प्रगति लेने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ हमारे जैसे एंकर या फिर आप जैसे कुछ जिम्मेदार नागरिक नहीं, बल्कि पूरे बिहार को जो है साथ देना पड़ेगा, पूरे युवा वर्ग को साथ देना पड़ेगा, ताकि बिहार के लोग जो हैं विकास कर सके। बिहार के लोगों को जो है उस व्यवस्था, शिक्षा, बाढ़, स्वास्थ्य, हर चीज़ों से जो है निजात मिल सके और बिहार की जनता भी फ़ख्र से बोल सके कि हम बिहारी हैं और किसी राज्य में उनको जाना ना पड़े। ये सबसे बड़ी चीज़ है और जो हमें देखना चाहिए। बिहार की जनता को जो है ये व्यवस्था जानने का, लेने का अधिकार है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। तो आज के इस बात पे बात कार्यक्रम में मैं अपने 2 गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा शिवनंदन भारती सर का, जो पटना हाई कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता हैं, और दूसरे हमारे गेस्ट हैं रवि रंजन जी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से हैं और भाजपा के किसान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर मैं आप दोनों का जो है स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा अपने इस बात पे विवाद कार्यक्रम में। तो आज आप दोनों से हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में किसने काम किया, किसके काम में दम है और किसकी काम जो है बोल रही है। आज हम इसी के ऊपर आपसे जो है सर बात करें। बात पे बात प्रोग्राम में आपका सर स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातों की सिलसिला को स्टार्ट करने से पहले पहला सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी का था कि बिहार को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाना है। ये दोनों ही सर खेल दिख रहे हैं बिहार में, और बिहार में आए दिन मर्डर, रेप जो है हो रहे हैं। इसके ऊपर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी की जो ये घोषणा थी कि बिहार को हम अपराध मुक्त और शराब मुक्त, ये दोनों पर बिल्कुल ये ग्राउंड लेवल का आप रिपोर्ट यदि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी तरह से ये विफलता है। और केवल इनका ये प्रचार और प्रसार और इस माध्यम से न जाने कितने करोड़ रुपए का इन्होंने नुकसान भी किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है और दिन दुनी रात चुगनी अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन आप देखेंगे कि बैंक डकैती, अपहरण इत्यादि मामला जो है तो बहुत ही रैपिडली बढ़ा है। इसका डाटा भी आप डाटाबेस यदि आप तुलना करेंगे तो ये पिछले 5 वर्षीय में जो इनका कार्यकाल रहा था इससे कई गुना ज्यादा जो है तो अपराधों की संख्या बढ़ी। जी सर। सर दूसरा सवाल है आपसे सर कि युवा नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, इनका नाम जो है सिस्टम में काफ़ी आगे आ रहा है हाल में, और बैकग्राउंड जो देखा जाए लालू प्रसाद यादव के समय में जो है कई तरीके की जो है बिहार की जो है प्रगति बहुत ही धीमी थी उस समय। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि युवा नेता तेजस्वी यादव को जो है इस बार मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की जो है प्रगति और विकास की जो है अच्छा कर सकते हैं? ऐसा मेरा अपना ये निजी तौर पर मानना है कि अभी युवा क्योंकि जितने भी अभी बिहार की या कैसे लेवल पर भी देखें थे अगुवाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी में जो पनपे हुए नेता लोग और खास करके बिहार में जो जेपी मूवमेंट हुआ था उसी के प्रोडक्ट जितने भी नेता हैं, चाहे आदरणीय लालू जी की बात हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात हो या रामविलास पासवान जी की बात हो, तो ये लोग अब उम्र के साथ साथ आदमी के सोच और जोश दोनों में बदलाव आ गया। तो इन लोगों का सोच में भी बदलाव आ गया और जोश में भी बदलाव आ गया, और जब तक उत्साह और जोश के साथ राज्य की तरक्की के लिए लोग काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि राज्य का कोई भी जो है सुजनहित में बहुत ज्यादा ये लोग फैसला दे पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि एक नया युवा चेहरा है। 15 साल तक हम लोगों ने नीतीश जी को देखा है, तो क्यों न एक बार युवाओं को के हाथ में सत्ता देकर हम लोग देखें। यदि हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो सत्ता वोट के साथ तो यहाँ की जनता जोड़ देती है, तो हम लोग फिर हम लोगों को मुझे लगता है कि एक बार मौका उनको मिलना चाहिए और वो बेहतर काम करना चाहिए। जी सर, बिहार में जो है हर साल बाढ़ की समस्या और जल जमाव की समस्या जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और इस साल भी जो है बाढ़ की समस्या फिर से जो है देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ सर, अभी झंझारपुर जो आपका मैंने पोस्ट देखा था, इसमें जल जमाव की समस्या को जो है आपने काफ़ी जो है सामने लाया। सर इसमें गलती किसकी है सर?
आखिर वहाँ के मौजूदा विधायक जो है इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसका मैंने बहुत ही आपको मैं तरीके से आपको जानकारी देती ये बहुत बड़ी राजनीतिकरण जगह है। इसमें यह है कि मौजूदा विधायक उनकी सरकार नहीं, वो राजद और वो कई दफे और उनके जो अपोजिशन में वहाँ पर जिनको इन्होंने हराया था उनकी राजनीतिक महत्व है इनकी अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। उसको मुख्यमंत्री के चल रहे हैं और अभी बीजेपी में भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष के इतने पुराने चीज हैं उनको तो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए चीनी मिल की जो समस्या है, तो बहुत सारे चीनी मिल थे, उद्योग थे, उनको इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल तरीके से ये इन लोगों का जो है सो वोट लेने के टाइम में ये भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन शिद्दत से कि संपूर्ण रूप से बिहार डेवलप करे इस दिशा में इन लोगों के द्वारा मन से प्रयास नहीं किया था। जी सर, अंत में सर आपसे एक सवाल रहेगा कि आपका क्या मैसेज रहेगा सर इस बार युवा के लिए या बिहार की जनता के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव है बहुत सोच समझ के वोट करना है। जाति पाति धर्म इत्यादि से उठकर जो देश हित और राज्य हित में उसमें ये लोग वोट करें। बहुत लोग धर्म के नाम पर, बहुत लोग जाति के नाम पर लोगों को वोट दें। अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सारे इशू हैं जो नेपाल जैसा देश जिसके साथ कभी लगा ही नहीं बेटी और रोटी का संबंध के बारे में लोगों ने कहा, कभी ये नहीं लगा कि हम विदेश में जाते। कई दफे इस साल ही हम लोग भी घूमने फिरने या कोई भी आवश्यक कामों से हम लोग नेपाल जाते रहे। अब लेकिन स्थिति बिल्कुल बदल गई। आपको भूटान जैसा छोटा देश वो भी अब स्ट्रिक्ट हो गया है और चाइना का तो आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है। तो ये जो विदेश नीति रही है केंद्र सरकार की वो बिल्कुल जो है सुपेरियर रही है। वहां पर वो कभी भी आप देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर गए, लेकिन वो मूल चीज को भूल गए कि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन को किस तरीके से डेवलप किया है। लेकिन वहां जाने के बाद ये अपना पर्सनल कैसे मेरा ये प्रचार हो प्रसार हो कि मैं यहाँ आया हूँ, तो वहां वो डिप्लोमेटिक रिलेशन को डेवलप करने के बजाय इन्होंने वहां पर अपना पर्सनल जो है ग्रोथ और शाइनिंग दिखाने की कोशिश किया। और एक मान लीजिए हाथ में हाथ देके फोटो खिंचा लिए, कंधे पे हाथ में फोटो रख के खिंचा लिए ट्रम्प साहब के साथ, तो इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं आपका सुदृढ़ होता है। आपको दिखाना चाहिए कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो बंद कमरे की बात होती है और देश हित की बात। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ किया नहीं गया और जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि नेपाल जैसा देश हमारे आम पब्लिक को गोली चला के मारता है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नेपाल के साथ हमारी युद्ध की स्थिति या तनावपूर्ण स्थिति या भूटान के साथ हमारी हो, पाकिस्तान के साथ हम लोग मान के चलते थे। लेकिन अब तो चारों तरफ से हम लोग देखते जा रहे हैं, तो विदेश नीति भी बिल्कुल रही है। इसीलिए सरकार बनाने के टाइम में हमें बहुत कुछ सोच के देना होगा वोट, कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसके पास एक विजन हो और वो जो है शिद्दत से काम करे। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन इस बार नए लोगों को, हम लोगों को और युवा हो जो प्रतिभाशाली हो, उन लोगों को हमको वोट देकर सत्ता में लाने की कोशिश करें। धन्यवाद सुनंदन भारती सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रविरंजन जी, आपका मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। जी और जो है आप समाज बिलोंग करते हैं और एक युवा तौर पे आप ऐसा क्या देखते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, और वर्तमान विधायक हैं संजय यादव जी, उनके कार्यकाल में कितना जो है प्रगति हुई है, चाहे वो सड़क जाम हो या फिर सफाई हो, हमें तो नहीं दिख रहा है। आखिर इसमें क्या विकास हो पाया है? नहीं, देखिए काराकाट विधानसभा में तो जैसा मैंने पहले देखा था आज भी वैसा ही है, और कोई भी लीडर आ रहा है, नया हो या पुराना हो, कोई भी विकास की बात सिर्फ करता है और काम नहीं कर रहा है। 5 साल बहुत काफी है। हमारे गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सीएम बने थे उस समय विकास दर बहुत कम थी, लेकिन आज गुजरात मॉडल पूरे भारतवर्ष में बन के उभरा है। तो कोई व्यक्ति 5-10 साल में गुजरात मॉडल डाल दिया, पूरे भारत में एक अलग गुजरात मॉडल की नींव रख दी, और हम 5 साल में क्या एक विधानसभा भी ठीक नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग यंग हैं, संजय यादव जी, और उनको बारीकी से काम करना चाहिए था। और अभी हम समझते हैं कि पुराने जैसे बहुत सारे लीडर आए, विधायक बने, हर पार्टी से बने, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं कर पाया। तो हमें लगता है कि अभी नए जनरेशन की जरूरत है, यूथों की जरूरत है,
और जो विकास चौमुखी कर सके हमारे काराकाट विधानसभा की, वैसे कोई लीडरशिप की जरूरत है जो जनता को तराशनी चाहिए। जी सर, तो अभी जो अभी आप देख रहे होंगे कि युवा नेता के तौर पे तेजस्वी यादव का जो है नाम सामने आ रहा है और आरजेडी का जो है पास्ट जो है सही नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव के समय में बिहार का विकास जो है उतना बेटर नहीं हो पाया था, तो उनके जो बेटे युवा नेता के तौर पे फिर सामने लाया जा रहा है बिहार में। क्या लगता है सर, वो विकास कर पाएंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि युवा लीडर सब लोग बन जाता है, काम कौन करता है ये देखना जरूरी है। लॉकडाउन में जितनी हमारी पार्टी ने काम की, भारतीय जनता पार्टी ने, हमें तो लगता है कि इसमें अगर भंजाने की जरूरत थी तो भंजा सकते थे और अच्छी तरह से युवा लीडर के इकट्ठा करके, तो जा करके दिल्ली में आराम से सोए पड़े रहे। और लॉकडाउन में किस तरह से सेवा की जाती है या आप खुद देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से हर तरह से संवाद किया जा रहा है, जनता को जागरूकता अभियान चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसमें कहीं आरजेडी का कोई नाम ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पतन हो चुकी है। सिर्फ हवा है ये कि मैंने युवा नेता है तो पूरा राज्य चला लेंगे। अभी अपना विधानसभा वो चला के देखे तो हम माने कि नहीं चला सकते हैं। जनता तो सर बाढ़ से जो है हर साल जो है इस साल पटना का जो जल जमाव था और जो गंडक नदी, कोसी नदी से जो गोपालगंज, मधुबनी, पूर्णिया काफी जो है प्रभावित रहती है। कुछ न कुछ की जाती है, लेकिन अभी हमारी जो सरकार है, जो हमारी एनडीए सरकार है, जो मिल करके पटना की, जहां तक आपने बात कही, अभी हम पटना में ही हैं, पूरे पटना की नल योजनाओं और जल योजनाओं और नाली की टेंडर दे दी गई है और पूरा बस्ती को नल का सफाई चल रहा है। अभी आप चाहेंगे कि पूरा पटना में नया डैम बना दे, नया कोई नदी नाला बना दे, तो संभव नहीं है। हम उसी को साफ करेंगे कि ताकि पानी आसानी से निकल सके बारिश की। और अभी हम एम्स के पास रहा करते थे, आज से करीबन 6 महीना पहले की हम आपको बात बता रहे हैं कि गर्मी के टाइमों में कम से कम घुटने भर पानी रहा करती थी एम्स हॉस्पिटल पर। आज आप आ करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जरा से भी पानी नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार काम कर रही है मजबूती से, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा दिन नहीं आएगा। ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी प्रयास है कि सब अगर नाले साफ हो जाए अच्छे तरीके से, और जिस तरह से हमारी सरकार नाले को साफ करने में जुटी हुई है और हमारे नगर परिषद के लोग जिस तरह से जुटे हुए हैं, तो आइंदे हमें नहीं लगता है कि वैसा कुछ आने वाला है। लेकिन आने वाले समय में इसका पूरा नक्शा पास हो गया है और यहाँ पर जो भी पानी आएगा वो आसानी से स्रावित हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। जहां तक रही बाढ़ की, तो ये आपदा है, एक तरह से प्राकृतिक आपदा है, उसको आप रोक नहीं सकते। उसको रोकथाम के लिए आप सिर्फ बाढ़ कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं, लेकिन बारिश का पानी तो आप रोकने के लिए ठोस कदम भी नहीं उठा सकते। बांधे कई एक जगह बन रही हैं, कई एक जगह बांधे भी टूट जाती, तो पानी का प्रेशर से तो कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी बचाव रखाव के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जो विपक्षी हमारे गेस्ट थे झंझारपुर से, उनका कहना था कि उनके एरिया में जो है जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है। ये उनके ही एरिया की बात नहीं है, झंझारपुर की ही बात नहीं है। कई एरिया में जो है देखने को मिल रहा है, सड़क जाम देखने को मिल रहा है। कोइलवर जाम आप जानते ही हैं, आरा से पटना से और सासाराम की दूरी तय करने में आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। रोड जाम का सबसे बड़ा कारण समझिए। अब जैसे बोला आरा पटना जाम है, तो आप देखिए आरा पटना जब जाइएगा तब बीच में रोड की काम लगी होती है। जब विकास का काम चल रहा है तो थोड़ी परेशानी जनता को झेलनी पड़ेगी। अभी आप जाइएगा कोइलवर के पास, तो आप देखिएगा 4 लेन का काम एकदम जोर शोर से चल रहा है, उसमें पानी के चलते थोड़ा कीचड़ हो जाता है तो काम भी रुक जाती है। इसी कारण से जामें बढ़ रही है। कहीं कहीं ओवर ब्रिज भी बन रहे हैं। आरा में भी आप देखिएगा बाईपास बन रहा है। आरा में बाईपास बनने से पहले उसको साइड से रनवे बनाया गया जिसपे गाड़ी आराम से आ जा रही है, तो उसके चलते थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर काम नहीं होता और जाम लगा रहता तो लगता है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही। जाम से निजात पाने के लिए हमारी सरकार पूरे तरीके से जुटी हुई है और काम कर रही है। और हमारे
काराकाट में तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि विक्रमगंज में जाम होने की हम ही और आप उसमें दोषी हैं। उसमें सरकार कहाँ दोषी है? जहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया है 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें चरमुखी रोड है, वो भी डबल लेन की, कैसे जाम हो सकता है? सोचिए, इसमें हम और आप रोड पर खड़े हैं तो जाम होना एकदम लाजमी है। और वहाँ की विकास का तो कहना ही नहीं। आपको सारी बातें कल मैंने बताई थी कि ना वहाँ पर बस स्टैंड है, ना टेम्पो स्टैंड है, ना फल मंडी है, ना सब्जी मंडी है। ब्लॉक की भी बात करिएगा तो एक बेहतरीन हमारे यहाँ पर ब्लॉक नहीं है ढंग की। तो बहुत सारे उसमें काम है जो कि हमारे माननीय जो भी लोग हैं उनको काम करना चाहिए वहाँ पर। उसके लिए निजात के लिए बार बार मीटिंग रखनी चाहिए, कुछ न कुछ समस्या को सॉल्व करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है तो कहाँ से जाम से निजात पाइएगा विक्रमगंज काराकाट विधानसभा। जी जी। तो सर एक सवाल जो आप अभी जो सामने आ रही है, नीतीश कुमार जी जब सरकार बनाए हुए थे तो उस समय उन्होंने नशा मुक्ति और अपराध मुक्त बिहार को लेकर जो है थीम को लेकर आगे बढ़ा था और नशा मुक्त बंदी की गई। उसमें कितनी प्रगति हो पाई सर? जगह जगह हर गांव हर शहर में आपको शराब, हर मोहल्ले में आपको शराब मिलता हुआ। एक चीज तो देखिए तय है कि नशा मुक्ति से सबसे बड़ा फायदा हमारी सरकार को ये हुई है कि एक्सीडेंट दर जो है ना बहुत कम हो गई। नशे में कोई पी करके झगड़ा नहीं कर रहा है और रोड पर चल नहीं सकता है नशे में। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ना दारू बंद है तो दारू मार्केट में बिक रहा था, मार्केट में बिक रहा है तो रोड पर लोग पी करके क्यों नहीं आ रहे? वही नशा अगर रोड पे रहती तो आपको पता होना चाहिए कि रोज 4 बोतल रोड पे फोड़े गए होते और रोज 4 गो 10 गो 5 गो एक्सीडेंट हुआ करता है दारू पी करके, जो कि ये अब आज के डेट में रेट एकदम 0% हो गया है। तो ये बहुत बड़ी एक हमारी सरकार की उपलब्धि है और हम लोग ये दारूबंदी का समर्थन करते हैं कि नहीं ये योजना सही है। हाँ, लेकिन युवाओं का रोजगार की हमारी समस्या चल रही है, जो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसकी भी अच्छी कदमें आ रही है। हमारे राज्य में ही नहीं देश में भी कंपनियां आ रही है बड़े पैमाने पर। सारे टच किए हुए आप फेसबुक के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप लोग सुन रहे होंगे 200-250 कंपनियां डायरेक्ट चाइना से भारत की तरफ रुख कर रही, जिसमें बिहार में भी प्लांट अपना लगाने जा रही। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। बिहार में इंडस्ट्री लगेगा कैसे सर? इतने सालों से 15 साल की सरकार जो है चली जेडीयू की, उससे पहले आरजेडी की, और अभी तक जो है पलायन जारी है। जब से देश आजाद हुई है तब से तो बिहार को खोखला बनाते चले गए हैं लोग। उसको आप कैसे सोच सकते हैं कि 10-15 साल में भरपाई कर लेंगे? हाँ, प्रयास हमारी है, बहुत हद तक हमने इसमें रिजल्ट भी पाया है। जैसे बिजली गांव-गांव पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, पटवन खेती करने के लिए किसानों को करहा से लेकर के नदी नाले बनाए गए, रोड बनाए गए। तो अब तो हमारा कंप्लीटली फोकस है। एजुकेशन में बहुत कुछ किया गया जो आगे चल के और सुधार करने की हमारी जरूरत है, जो हमारी सरकार कर रही। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है एजुकेशन के मैटर पे। और एक काम आपने जो बताया कि युवाओं को रोजगार के लिए, अब सिर्फ 2 ही काम बचा है जो हमारी सरकार 5 साल में बखूबी से बढ़िया से कर लेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में अगर जब होती है तो हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार जो है मजबूती से युवाओं को रोजगार देने में सक्षम होगी। इसमें कहीं शक और संदेह करने की जरूरत नहीं है। और शिक्षा में भी और बेहतर सुधार होगी। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा आईएएस बनेंगे हमारे बिहार से। यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं बच्चे हमारे ज्यादा रिजल्ट देंगे यहाँ से। कि बिहार की जो प्रगति है वो हमेशा से जो है जैसी पहले थी, बिहार की छवि आज भी जो है वैसी रहे, जाए, तरक्की करती जाए। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई सर आपको और धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।